हमारे बीच हैं डॉक्टर मंजू, आप सीईओ जिला परिषद। डॉक्टर मंजू, ये नई जिम्मेदारी आपके पास आई है, तो कैसा लग रहा है ये काम और ये चैलेंज? धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ये अवसर मिला है रूबरू में आप लोगों से बात करने का। तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है एंड बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग वर्क मिला है मुझे। तो आई एम स्टिल लर्निंग एंड ट्राइंग टू डू बेटर वर्क। तो मुझे अच्छा लग रहा है नया काम। डॉक्टर मंजू, ये बताएं कि जब आप पढ़ रही थी या जब भी स्कूल में या कॉलेज में, तो तब आपने उस वक्त सोचा था कि मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या यकायक किसी दिन ख्याल आया और बन गई? नहीं, मुझे कभी भी बचपन से तो कभी भी नहीं लगा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। मुझे बचपन में मुझे डॉक्टर बनने का था, या बचपन में जैसे होता है कभी हम टीचर बनना चाहते हैं, कभी होम मेकर बनना चाहते हैं, या कभी पायलट बनना चाहते हैं, कभी एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। तो वो चेंज होता रहता है बच्चों का। तो मेरा बचपन में ऐसे कुछ पर्टिकुलर वो नहीं था कि क्या करना है। मैं हमेशा से, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझे फोर्स नहीं किया है कि आपको यही बनना है। तो एट ए स्टेप कि जो जो क्लासेस आती गई मैं वैसे ही उसको लेती गई। तो 8th क्लास तक मेरी ग्रामीण एरिया में मेरी एजुकेशन हुई है। तो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हमें स्कूल में जाना पड़ता था। तो 8वीं क्लास तक मेरी वहाँ पे ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद 12th तक मैं झुंझुनू से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने एमबीबीएस किया था, और फिर गायनेकोलॉजी में मैंने पीजी किया था। तो आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं। तो ये आईएएस का ख्याल तो मुझे वैसे तब तक तो नहीं आया था जब तक मैं अपनी डॉक्टरी कर रही थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट आप ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सडन चेंज हुआ था। ये कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे कि मुझे ये प्रशासनिक सेवा में आने का ये एक दिमाग में एक आइडिया आया था। देन फिर मेरे ब्रदर हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर में। तो उनके सपोर्ट और उनकी गाइडेंस से मैं इस सर्विस में आई हूँ। डॉक्टर मंजू, आपने बताया कि 8वीं तक आप पैदल चलकर स्कूल जाती थी। ये बताएं कि ये वक्त कैसा था जब स्कूल भी जाना पड़ता था और पैदल भी जाना पड़ता था? ये समय भी बहुत ही अच्छा था। मतलब अब अगर आजकल की जनरेशन के बच्चों को हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर इंडोर में रहते हैं, या मोबाइल, या फिर जो भी गैजेट्स एंड ऑल। तो मतलब मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन भी जो टाइम हमने गुजारा है वो मिस कर रही है। मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। तो वो मुझे बहुत ही, मेरे सुनहरे पल हैं वो टाइम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसको याद करना। और बहुत अच्छा बचपन रहा है मेरा। जो बच्चे ज़्यादा सुविधाओं में पढ़ते हैं, जो अच्छे स्कूलों में, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ी माध्यम के शहर के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें कुछ करने का या जज्बा नहीं होता, या शायद वो सुविधा भोगी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो गांव में रहकर मेहनत से पढ़ाई कर कर अपना कैरियर खुद बनाकर आगे बढ़ें, उनमें ये जज्बा ज़्यादा होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में मतलब टैलेंट तो वो है कि ऐसे अपन ये नहीं कर सकते कि जो ज़्यादा सुविधाओं में रहते हैं या अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता। तो वो वाली बात तो सच नहीं है। लेकिन जो लोग अभाव में रहते हैं या जिन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ होता है, तो वो जब भी उनको सक्सेस मिलती है तो वो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। या फिर आप कहें कि वो अगर कुछ भी अगर जो काम करते हैं तो वो उस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। कि मतलब अगर जैसे अभी मैं भी अगर ग्रामीण परिवेश से आई हूँ, तो जब मैं भी फील्ड में जाती हूँ तो आई कैन रिलेट कि क्या क्या समस्याएं होंगी ग्रामीण लोगों की, या महिलाओं की क्या समस्याएं रही होंगी। तो वो उस चीज़ से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बाकी टैलेंट तो वो कोई डिपेंड नहीं करता है कि किसमें टैलेंट ज़्यादा है या कम है। तो टैलेंट तो टैलेंट है। ये बताएं कि जब मेडिकल में आपका एडमिशन हुआ तब क्या एहसास हुआ? जब मेडिकल में मैंने दिल्ली से अपना एमबीबीएस किया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, द ओनली गर्ल्स मेडिकल कॉलेज। तो शुरुआत में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि 12th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा हुआ है। तो शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इनिशियली मुझे ऐसे लगता था कि मेरा हिंदी मीडियम है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे डिप्रेसिंग सा होता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि ये
मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं जो जितनी मुझे समझ आ रही, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम वाला बच्चा होगा उसको भी उतनी समझ में आ रही हैं, तो लैंग्वेज की वजह से कोई बैरियर नहीं है। तो शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी कि झुंझुनू से सीधा दिल्ली में जाना, तो कॉलेज का एटमॉस्फेयर या पढ़ाई लिखाई, या आप ये सोच लीजिए कि जैसे गांव का बच्चा कोई पहली बार शहर जाता है तो उसको बहुत डर भी रहता है। कहीं पे भी जैसे सिटी बस में भी जा रहे हैं तो आप बहुत डर के रहते हैं कि कोई अगर आपको परेशान भी कर रहा है तो आप बहुत डरे हुए होते हैं। तो जो वो वाला एक्सपीरियंस था, बट ये भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, दिल्ली में भी काफ़ी कुछ सीखा है। एक आम सा सवाल जो आम तौर पर पूछा जाता है और आम तौर पर चर्चा में रहता है, इसका उत्तर भी लगभग फिक्स्ड होता है कि एक व्यक्ति जिसने एमबीबीएस किया है या एमडी किया है, जो डॉक्टर बनकर समाज की ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकता था, वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों बना? ये आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे अपने आईएएस प्रिपरेशन के दिन याद आ गए हैं कि हम लोग इस चीज़ को, हमें ये डर रहता था कि हमें ये सवाल पूछा जाएगा और हम पता नहीं क्या जवाब देंगे, या उनको कैसा लगेगा कि आपने इतने रिसोर्सेज वेस्ट किए हैं या फिर आप आईएएस में आ गए हैं। बट मेरे हिसाब से आईएएस में भी ऐसे स्पेशलिस्ट कैडर के लोगों की आवश्यकता है, मेडिकल फील्ड के लोगों की भी काफ़ी आवश्यकता है। तो ये जो मेडिकल में जो मेरा नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये वक्त है, कोविड-19 का वक्त ऐसा आ गया है जब हर जगह मेडिकल के नॉलेज की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई अब शायद ज़्यादा काम आ रही है? अभी कोविड के टाइम पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ मतलब कोविड के ट्रीटमेंट पार्ट में मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में जैसे कैसे कंट्रोल करना है, शुरू में जैसे लॉकडाउन का पालन कैसे करना है, माइग्रेंट की जो समस्या आई थी उसको किस तरह से हैंडल करना है, या जब लॉकडाउन लगा था तो एसेंशियल सर्विसेज का किस तरह से सप्लाई करना है। तो वो चीज़ों में मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्रॉड प्लेटफॉर्म है एंड मुझे ज़्यादा चीज़ें सीखने को और ज़्यादा चीज़ें करने को मिली एज़ कम्पेयर टू जब मैं एक डॉक्टर थी। बट कोरोना के समय में जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं एंड अपनी जान की परवाह किए बिना वो सेल्फलेसली इतना सर्विस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं भी उनकी कम्युनिटी से ही हूँ। डॉक्टर मंजू, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप जीवन भर प्रशासनिक पद पर कार्य करेंगी। तो जब प्रशासनिक कार्य आपने करने शुरू किए तो क्या लगा, जो आपकी कल्पना थी कि ऐसा काम मुझे करना पड़ेगा या प्रशासनिक कार्य में मुझे ये चीज़ें मिलेगी, ये सुविधा होगी, उससे कुछ ये पिक्चर अलग है, कुछ कठिन है या सेम वही है? कठिन तो है, ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा डाइवर्स वर्क है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। की हमें जैसे जब मैं डॉक्टर थी तब ये था कि मैं अपना काम अच्छे से करूं, अपना सर्जरी अच्छे से करूं एंड आई विल बी डन। लेकिन यहाँ पे खुद काम करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो भी आपका स्टाफ है, जो भी फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, उनसे किस तरह से आप अच्छा काम करवा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत चैलेंजिंग एंड वो लगता है, चैलेंजिंग वर्क है। डॉक्टर मंजू, ये जो पेंडेमिक है इसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। कुछ चीज़ें अच्छी इस ढंग से हुई हैं कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उस पर लोगों का विश्वास और फेथ बढ़ा है, और ये भी पता चला कि हम सरकारी मशीनरी को कैसा भी माने, मुसीबत में वो काम आती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ही इस कोविड-19 की जंग में फ्रंट लाइन से लड़ रही हैं। तो ये बताएं कि ये जो सीख मिली है, इस सीख को हम और ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को और इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगी, ये आपका क्या मानना है? ये कोविड के चलते हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार आया है और अभी भी हमारी गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफ़ी प्रयासरत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम हुआ है। और आगे भी जैसे जो हमारे विधायक मद से जो पैसा प्राप्त होता है उसमें से भी कुछ राशि सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आरक्षित की गई है।
तो इससे हमें यही सीख मिली है कि हमें हेल्थ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, और ज़्यादा ध्यान देने की, उसको मजबूत करने की हमें आवश्यकता है। क्या लगता है आपको कि हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है ख़ास तौर पर और ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ें अब और लाजमी हो गई हैं जो हमें करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड स्टाफ की बहुत आवश्यकता है। जैसे जो भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई भी डॉक्टर या स्टाफ कोई भी रहना नहीं चाहता है, तो जनरली जितनी सीट होती है वो वेकेंट ही रहती है, तो हमें वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है, और बाकी भी जो हमें मैटरनल और चाइल्ड केयर पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, और प्रिवेंशन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि बीमारी हुई नहीं उससे पहले ही हम प्रिवेंशन करें। तो मैटरनल एंड चाइल्ड पे हमारा ज़्यादा फोकस करना। हमारा प्रदेश दुर्भाग्य से उन प्रदेशों में जहाँ अभी भी जो शिशु मृत्यु दर है वो अच्छी स्थिति में नहीं, यानी बुरी है। ये सुधर जाए, चूँकि इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य सेवा से भी होता है। इसके लिए और क्या क्या आपके मन में कल्पना है? इसके लिए वही है कि जब बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है तभी से उसका ध्यान रखा जाए, उसके हेल्थ का, उसके न्यूट्रिशन का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो भी उसका ध्यान रखा जाए, न्यूबॉर्न का। फिर जो उसमें डाइट्री है वो ध्यान रखा जाए, कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए, कम्युनिटी लेवल पे कुपोषण का वो करना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे कलेक्टर मैडम आनंदी मैम ने बहुत अच्छी पहल की थी कुपोषण निवारण के लिए। तो वो बच्चों के लिए कुपोषण, ये इसकी वजह से जो बाकी बीमारियां हैं जैसे निमोनिया मान लो आप, डायरिया मान लो, ये भी इन बच्चों में ज़्यादा होती हैं। तो एक तरह से इसको अपन कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अपने इस बेल्ट में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बच्चे को निमोनिया हुआ या कुछ हुआ तो वो दाग लगाना या वो चिमटे से वो भोपा से इलाज करवाना, या उस तरह की चीज़ें भी बहुत होती हैं। या फिर वो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है, लोकल जो होते हैं वो झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो उसमें भी कम्युनिटी में अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर मंजू, आप पेशे से प्रशासनिक अधिकारी हैं लेकिन दिल से डॉक्टर हैं, तो ये बताएं कि क्या आपका कभी मुकाम ऐसा कुछ वाक़या हुआ जब आपको बताना पड़ा कि मैं डॉक्टर हूँ, या किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी हो? आप काम तो दूसरा कर रही हैं लेकिन यकायक आपको अपने डॉक्टरी पेशे को आगे लाने की ज़रूरत पड़ गई, या उससे किसी की मदद की हो? ऐसे पर्टिकुलरली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो मुझे, मतलब अगर मैं फील्ड में भी गई हूँ, कोई बच्चे को देखा या कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखा, तो मुझे ये ख्याल आ जाता है कि हाँ तुम कहाँ पे दिखा रहे हो, आपने ये मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और एक हमारे जो कोरोना के टाइम पे माइग्रेंट्स आए थे, जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स थे जिनको हमने अपने कैंप में रखा था, तो उसमें भी कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, प्रेग्नेंट और छोटे बच्चे थे, प्रेग्नेंट महिलाएं थी। तो उनका भी मैंने, मतलब जब ऐसे देखा था कि अच्छा आप प्रेग्नेंट, पता चल गया था देख के कि हाँ शी इज़ प्रेग्नेंट, बट जो हमारा हेल्थ का स्क्रीनिंग हुआ था उसमें वो मिस हो गया था, तो उनको फिर हमने स्पेशल केयर दिया था। तो ये जनरली ये चीज़ आ ही जाती है, मतलब यू कांट टेक द डॉक्टर आउट ऑफ मी। डॉक्टर मंजू हमारे बीच हैं, रूबरू हैं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। डॉक्टर मंजू, आप अब जो प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी हैं और उदयपुर में आप जो ज़िला परिषद का कार्य कर रही हैं, कोविड के टाइम में यहाँ आपके इस काम में जो रूटीन काम होता है वो ठीक है, लेकिन अब स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें, प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या नए चैलेंजेस आए हैं, उनसे आप कैसे डील कर रही हैं? हम लोग ये अभी जैसे शुरू में तो था कि हमें कोरोना पे ही फोकस करना था, अभी है कि हमें सारी क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप हुई है, तो सारी एक्टिविटीज़ हमें चालू करवाने के साथ साथ हमें कोरोना को कंट्रोल करना है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है कि हमें बाकी काम भी जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, नरेगा के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, हाथ वाथ धोएं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। और अभी क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों में भी अवेयरनेस होते हुए भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अभी आने वाला समय भी बहुत चैलेंजिंग है। जो गवर्नमेंट
एम्प्लॉयज़ है, ख़ास तौर पे वो भी फ्रंट लाइन पे डील कर रहे हैं इन सब से, उन्हें क्या सलाह देंगी? उन्हें यही सलाह देंगे कि आप अपनी सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भी पीछे परिवार है, आपके माँ बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे। तो आप लोग भी वर्क प्लेस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। और जब आप घर जाते हैं तो आप अपने जूते चप्पल बाहर उतारें और एक बार स्नान करके कपड़े चेंज करके ही आप परिवार के बाकी सदस्यों से मिलें। और अगर आपको कोई भी लक्षण, कोरोना के कोई भी लक्षण आपको होते हैं, तो आप तुरंत छुट्टी लीजिए सबसे पहले तो, एंड अपना टेस्ट करवाइए। ऐसे नहीं सोचिए कि मैं ये ज़रूरी काम है, मैं इसको कर लेता हूँ 1-2 दिन, या इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की वो करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये सावधानी रखने की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर मंजू, आप महिला हैं और अधिकारी भी हैं। हमारे देश में एक पिछले कुछ दशकों से मान के चलिए एक ऐसा माहौल बना है जिसमें महिलाएं सब क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, और सिर्फ आगे ही नहीं आ रही हैं बल्कि समाज उन्हें सम्मान भी दे रहा है। और ये एक दूसरी महिलाओं के लिए जो कुछ ज़िंदगी में और कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आप एक तरह से आदर्श भी बनती हैं। कैसा लगता है जब महिला होकर आप यहाँ तक पहुँची हैं और दूसरी महिलाएं आपको आदर्श के तौर पर मानती हैं? मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ, जहाँ पे महिलाएं एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चियों को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने अपने बच्चों को, लड़कों को देते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं, नौकरी भी करवाते हैं। तो मैं ऐसे ज़िले से हूँ और मेरे माता पिता ने भी कभी ना तो मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स किया है, लेकिन लड़की होने के उस पर कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। मतलब उन्होंने मुझे जितनी फ्रीडम दी है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे, मतलब मेरा एक छोटा लड़का है तो आई कांट इमेजिन कि मैं उसको दूर पढ़ने के लिए भेज दूं और चिंता नहीं करूं। मतलब मेरे माता पिता ने पूरा मेरे को इंडिपेंडेंट रखा है, तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरे मम्मी पापा का। तो महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि खुद को किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं समझना है। हमें ज़्यादा इच्छा शक्ति है और किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। तो आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। चलिए, इस प्रश्न को मैं यूँ पूछता हूँ कि महिला होने के नाते कुछ चीज़ें महिलाओं में एक्स्ट्रा होती हैं, अस्तित्व ने बनाकर भेजा है। क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको लगता है कि हम में ज़्यादा है? हम में एज इन महिलाओं में ज़्यादा है। महिलाओं में पेशेंस ज़्यादा है, वो अपना एंगर मैनेजमेंट कर सकती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती हैं कि वो घर को और ऑफिस को दोनों को अच्छे से संभाल सकती हैं। एंड बाकी तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। डॉक्टर मंजू, वे बच्चियां जो इन दिनों पढ़ रही हैं, जिन्होंने इम्तहान भी दिए हैं, कुछ के अच्छे अंक आए होंगे, कुछ के नहीं आए होंगे, वो घर का काम भी करती होंगी और साथ में पढ़ती भी होंगी, उन्हें क्या कहेंगी कि ज़िंदगी में वो भी कुछ करना चाहें या आगे बढ़ना चाहें तो क्या कुछ करें? मार्क्स के बेसिस पे हमें बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करना, या अगर बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स ही अकेला फ्यूचर में हम क्या बनेंगे या हमारी सक्सेस या फेलियर का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो मार्क्स के वो एक कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी आपके जो भी सपने हैं, जो आप बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और वो उसको कर गुजरने की आप में इच्छा शक्ति होगी तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। डॉक्टर मंजू, जाते जाते ये जो समय आया है, बहुत कठिन समय, किसी ने एक ऐसे समय की कल्पना नहीं की थी जब हम इतने संकट में होंगे एक वायरस की वजह से। इस संकट ने बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रखे हैं, फिर भी हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तमाम लोगों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देंगी? कोविड-19 से इस जंग को हम कैसे लड़ें? मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। अभी ये संकट टला नहीं है, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंजेस लाइए कि
आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और हमारा पूरा शहर सुरक्षित रहे। तो मास्क लगा के रखिए। आप आवश्यक कार्यों के लिए बेशक आप जाइए, आपको नौकरी पे जाना है या आवश्यक कार्यों के लिए, बट बेवजह घूमना फिरना या बेवजह दोस्तों से मिलना या रिश्तेदारों से मिलना, जो चीज़ अब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी हो रही हैं। तो हमें ये कुछ भी गैर जिम्मेदार राना हरकत करने से पहले हमें अपने परिवार के बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर जनरली लोगों का ये रहता है कि मैं यंग हूँ, इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे माता पिता, बच्चे हैं, घर में प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं है, तो सावधानी बरतनी आवश्यक है। धन्यवाद। डॉक्टर मंजू, आप हमारे साथ रूबरू हुई, आप पर हमें, पूरे राजस्थान को और ख़ास तौर पर इन दिनों उदयपुर को नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया।